थर्ड ईयर की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। इससे पहले की क्लास में अपन ने फ्रांस की राज्य क्रांति अपना टॉपिक चल रहा था, उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्रांति से पूर्व का इतिहास फ्रांस का, जिसके अंतर्गत लुई 16वां और रानी के बारे में अपन ने पढ़ा था। प्रधान में उसका जो अर्थशास्त्र मंत्री था तुर्कों के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज मैं आपको बताती हूँ मेकर का कार्यकाल। तुर्कों को पद से हटाने के बाद सुधार का मार्ग पुनः बंद हो गया था। उसके स्थान पर नेकर को नियुक्त किया गया। वह एक चालाक बैंकर था और उसमें दूरदर्शिता का अभाव था। नेकर ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने का पूरा प्रयास किया, परंतु उसने असंतोषजनक सामाजिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास नहीं किया। संयोग से इसी समय अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया। नेकर ने राजा को सलाह दी कि यदि फ्रांस ने खुल्लम खुल्ला इसमें भाग लिया तो फ्रांस का दिवालियापन और भी अधिक बढ़ जाएगा, परंतु राजा ने उसकी बात नहीं मानी और सरकार ने लोगों से भारी कर्जा लेकर भी अमेरिकी उपनिवेशों को सहायता पहुंचाना शुरू कर दिया। नेकर ने भी तुर्कों का अनुसरण करते हुए सरकारी खर्च में कमी करने का प्रस्ताव रखा। इस अवसर पर उसने राज्य की आय व्यय के आंकड़े अपनी रिपोर्ट सहित प्रकाशित करवा दिए। इससे दरबारी और कुलीन लोग उसके शत्रु बन गए। अब तक किसी भी मंत्री ने सरकारी आय व्यय के आंकड़ों को जनता के सामने प्रकट नहीं किया था। नेकर की रिपोर्ट में दरबारियों को मिलने वाली पेंशनों तथा भत्तों का भी उल्लेख था और यह भी कहा गया था कि इसके बदले में वे किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं करते हैं। बिना कोई कार्य ना कर भी उन्हें इतने विशेष अधिकार प्राप्त थे। एक बार पुनः कुलीनों ने रानी से विनय किया कि एक बार पुनः रानी के प्रभाव में आकर लुई ने अपना योग्य मंत्री नेकर को हटाना पड़ा। इसके आगे देखते हैं केलोन के कार्य। 1781 ईस्वी में नेकर के बाद केलोन को वित्तीय मंत्री नियुक्त किया गया, परंतु उसकी नियुक्ति कुलीन वर्ग की तीव्र इच्छा के कारण ही की गई थी और इसमें कोई संदेह नहीं कि कुलीनों की इच्छा अनुसार कार्य करने वाला दूसरा वित्तीय मंत्री और कोई नहीं हुआ। केलोन जिस वर्ष मंत्री बना, सरकारी बजट में लगभग 16 करोड़ 20 लाख फ्रैंक का घाटा था। केलोन ने इस समस्या का समाधान कर्ज लेकर किया। इसके लिए उसने ब्याज की दर को बढ़ा दिया। इससे आकर्षित होकर लोगों ने सरकार को कर्ज दे दिया, परंतु कुछ वर्षों बाद कर्ज मिलना बंद हो गया। अगस्त 1786 ईस्वी में सरकारी खजाना बिल्कुल खाली हो गया और कहीं से भी कर्ज मिलने की संभावना नहीं रह गई। केलोन ने भी अब राजा को सलाह दी कि एक ऐसा कर लगाया जाए जिससे तीनों वर्गों के लोगों को समान रूप से चुकाना होगा। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को यह पसंद नहीं आया और वे केलोन के विरोधी हो गए। केलोन ने समझदारी से काम लिया और अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। आगे देखते हैं इंस्टेंस जनरल की मांग। केलोन के बाद लोमनी द बिने को अर्थ मंत्री नियुक्त किया गया। उसके प्रयत्नों के बाद भी फ्रांस की आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं आया। उसने काफ़ी प्रयास किया जिससे थोड़ा बहुत सुधार भी नहीं हो पाया। अतः विवश होकर उसने राजा को नए कर लगाने का सुझाव दिया। राजा ने नए कर लगाने की स्वीकृति दे दी, लेकिन पेरिस की पाल्मा ने इन करों का घोर विरोध किया और इन्हें अपने रजिस्टर में दर्ज करने से इनकार कर दिया। जब तक नए कर अथवा नियम पाल्मा के रजिस्टर में दर्ज नहीं हो पाते, तब तक उन्हें लागू नहीं किया जा सकता था। पेरिस की पाल्मा का कहना था कि करों को लगाने का अधिकार उन्हीं लोगों को है जो कि उन्हें अदा करते हैं, अतः इसके लिए स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाना चाहिए। राजा ने पाल्मा को आंतरिक करने की दृष्टि से एक बार उसे भंग कर दिया और उसके सदस्यों को बंदी बनाने की सोचने लगा, परंतु जनता ने पाल्मा का जोरदार समर्थन किया और सेना ने उसके सदस्यों को बंदी बनाने से इनकार कर दिया। विवश होकर राजा ने पुनः पेरिस की पाल्मा को बुलाया, परंतु इस बार भी उसने नए करों की रजिस्टर में दर्ज करने से इनकार कर दिया। प्रांतों की विभिन्न पाल्माओं ने भी पेरिस की पाल्मा
का समर्थन करते हुए स्टेटस जनरल के अधिवेशन की मांग की। समूचे फ्रांस ने इस मांग का समर्थन किया। फिर भी लुई सोल्वे ने कुछ दिनों तक इस मांग को स्वीकार नहीं किया। उसने नेकर को पुनः अर्थमंत्री नियुक्त किया, परंतु अब देर हो चुकी थी। पानी सर से ऊपर बह चुका था। नेकर भी समस्या का हल करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा था। अंत में राजा को जनता की मांग के सामने झुकना पड़ा। राजा का झुकना इस बात का संकेत था कि अब निरंकुश शासन का समय निकट आ गया है। अब इस भविष्य में ही समाप्त होने के कगार पर था और इस प्रकार हम देखते हैं कि निरंकुश शासन का समय अब समाप्ति की ओर बढ़ने लगा था। नेक्स्ट है स्टेटस जनरल का अधिवेशन। स्टेटस जनरल फ्रांस की एक पुरानी संस्था थी। बच्चों, इसमें ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्टेटस जनरल क्या थी और वो फ्रांस में क्या महत्व रखती है, और अलग से आपके क्वेश्चन भी आता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। यह एक फ्रांस की पुरानी संस्था थी जिसका प्रथम अधिवेशन सम्राट फिलिप द फेयर ने सन 1320 ईस्वी में बुलाया था, परंतु 1614 ईस्वी के बाद से लेकर क्रांति के पूर्व तक इसका एक भी अधिवेशन नहीं हुआ था। इस संस्था का मुख्य काम शासन को परामर्श देना था, न कि कानून निर्मित करना। इसमें पादरी, कुलीन और सर्वसाधारण के प्रतिनिधि लगभग बराबर संख्या में बैठते थे, किंतु विचित्र बात यह थी कि तीनों वर्गों के प्रतिनिधि एक साथ न बैठकर वर्गों अथवा श्रेणियों के हिसाब से अलग अलग बैठते थे और व्यक्तिगत रूप से मत न देकर श्रेणियों के अनुसार मत प्रदान करते थे। अर्थात एक श्रेणी का एक ही मत माना जाता था। कुल 3 श्रेणियां थीं और कुल मत भी 3 ही थे। जिस किसी योजना अथवा प्रस्ताव को 2 श्रेणियों की स्वीकृति मिल जाती थी, वह स्टेटस जनरल द्वारा स्वीकृत समझा जाता था। बहुधा ऐसा होता था कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी अपने 2 मतों से तृतीय श्रेणी यानी साधारण श्रेणी को परास्त कर देते थे। लुई सोल्वे ने स्टेटस जनरल को बुलाना स्वीकार कर लिया, परंतु उस समय फ्रांस में कोई जीवित व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे इस संस्था के संगठन, निर्वाचन तथा मताधिकार आदि के बारे में जानकारी हो। अतः इसके लिए एक आयोग की संस्था बिठाई गई, जिसने पुराने सरकारी कागजातों का गहन अध्ययन करके संस्था के प्रतिनिधियों के निर्वाचन आदि के बारे में सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समय संपूर्ण फ्रांस में 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा चल रही थी। पहला क्या था? एक तो ये कि क्या पहले की भांति 3 श्रेणियों के सदस्यों की संख्या बराबर होगी। दूसरा यह कि क्या पहले की भांति अलग अलग बैठकें होगी और प्रत्येक श्रेणी का एक ही मत माना जाएगा, अथवा तीसरी श्रेणी की सम्मिलित सभा होगी और व्यक्तिगत रूप से मतदान करने की व्यवस्था होगी। अर्थमंत्री नेकर यह चाहता था कि किसी प्रकार पादरी और कुलीन वर्ग के लोग कर देना स्वीकार कर ले। उन्हें आंतरिक करने अथवा सर्वसाधारण को संतुष्ट करने के उद्देश्य से उसने सम्राट को सलाह दी कि तीसरी श्रेणी के सदस्यों की संख्या दुगनी कर दी जाए। सम्राट ने उसकी बात को मानकर तीसरी श्रेणी के प्रतिनिधियों की संख्या को दुगना कर दिया, परंतु एक साथ बैठने की बात भविष्य के लिए टाल दी गई और यह बात घातक सिद्ध हुई। इसी समय लुई सोल्वे ने मतदाताओं को यह भी कह दिया कि वे अपनी शिकायतों का अथवा जो सुधार चाहते हैं उनका एक लेखा तैयार करके अपने अपने क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि को दे। इस प्रकार से तैयार किए गए स्मृति पत्र को फ्रांसीसी भाषा में काहियर अथवा केहियर कहा जाता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। केहियर मतलब क्या है? इसके अंदर कौन सा पत्र था जिसके अंदर इसको इस नाम से पुकारा जाता है। अंत में 5 मई 1789 ईस्वी के दिन वसाय में इस स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया जाना तय हुआ। अप्रैल माह में
स्टेटस जनरल के प्रतिनिधियों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तीनों श्रेणियों ने अलग अलग रूप से अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया। तीसरी श्रेणी के प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी आयु 25 वर्ष थी और प्रत्यक्ष रूप से कोई कर देना था, तो मत देने का अधिकार दिया गया था। धन्यवाद बच्चों। ये अपना ने देखा कि क्रांति से पूर्व फ्रांस की क्या दशा थी, फ्रांस किस तरह से दिवालियेपन की कगार पर पहुंच गया था। धन्यवाद।